गौतम आप सभी लोगों का इस जीवन को बदल देने वाले संवैधानिक वेबिनार में आपका स्वागत करती है। साथियों, ये हमारा डिक्लेरेशन है। सभी लोग जानते हैं, एक औपचारिकता है। मेरा नाम आरसी धीमान है और हमारा एक जो है डिक्लेरेशन है देश के नागरिकों के लिए। तो जैसे कि भारत देश के अंदर विधि का शासन है, कानून का राज है और कानून के राज में सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। और कानून दो प्रकार के माने जाते हैं। एक प्रमुख विधि होती है जिसे हम ग्रैंड नॉर्म्स कहते हैं और उसको संवैधानिक विधि भी कहते हैं। तो जो संवैधानिक विधि है उसके डायरेक्शन में, उसके मार्गदर्शन में, उसको फॉलो करते हुए पार्लियामेंट जो है विधियां बनाएगी। तो जो संवैधानिक विधि है वह प्रमुख विधि है, इसको ग्रैंड नॉर्म्स कहते हैं। और कोई भी कानून संविधान के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध अगर जो है बनता है तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत या जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत संविधान की पीठ द्वारा सुन करके उसे नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो संविधान के अंदर क्या है, क्योंकि संविधान वो पैमाना है जिसके माध्यम से देश की समस्त विधियों का मूल्यांकन किया जाता है, उसका मापक है संविधान। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि संविधान के अनुसार जो है पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभाओं के अंदर उसके प्रावधानों के अनुसार कानून बनाए। तो फिर संविधान में क्या है, देश की जनता को मालूम है क्या कि संविधान में क्या है? देश की विधायिका को मालूम है कि संविधान में क्या है? पार्लियामेंट के अंदर जो सांसद होते हैं और विधानसभाओं में जो विधायक होते हैं प्रदेश के, उनको इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है विधियों का निर्माण करना होता है। तो सबसे पहली अपेक्षा तो विधायिका से हम लोग ये कर रहे हैं कि विधायिका के समस्त सांसदों को, विधायिका के समस्त विधायकों को संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर को इलाज करने के लिए चिकित्सा विज्ञान की जानकारी होती है, तब वह जो है इलाज करता है। एक इंजीनियर को भी वो जिस प्रकृति का इंजीनियर होता है उसको उसका ज्ञान होता है, तब वो जो है काम कर पाता है। परंतु भारत के अंदर जो है, जो विधायिका है
उसको संविधान की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कि जो है कार्यपालिका जिसको बने हुए कानून को लागू करना है और संविधान के प्रावधानों को पैमाना मानकर लागू करना है और नियम पर नियम उप नियम भी बनाने हैं कार्यपालिका को, उसको भी संविधान की जानकारी होनी चाहिए। यानी आईएएस, पीसीएस और दूसरे अधिकारियों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। फिर तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी को तो ये अपेक्षा की जाती है कि उसे समस्त विधियों का ज्ञान है और होता भी है। बाकी बचता है देश की जनता। तो कि देश की जनता को भी संविधान की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता को भी हर 5 साल में ऐसे चंद प्रतिनिधियों को चुनना होता है जो वहां जाकर के संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें, अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी जनता को भी होनी चाहिए और मौलिक कर्तव्यों की भी जानकारी जनता को होनी चाहिए। अगर देश की विधायिका, जिसे देश के आम नागरिक जो है वोट दे के चुनते हैं और देश के सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से लेकर चुनाव के रिजल्ट आने तक उन्हें संविधान के प्रावधानों की जानकारी नहीं दी जा सकती। और जो है जनप्रतिनिधि के रूप में सभी को समान रूप से अवसर देना है, इसलिए जीत करके तो वो जा सकते हैं, लेकिन आफ्टर द इलेक्शन उन्हें संविधान की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कुछ ऐसे प्रोविजंस भी बनाए जाने चाहिए, कुछ ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि इनको इलेक्शन के बाद जो है संविधान की जानकारी दी जाए, ताकि विधायिका को अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों की को पूर्ण करने के लिए विधिक मामलों में अज्ञानता का सामना न करना पड़े। इसी तरह एग्जीक्यूटिव का भी मामला है। परंतु हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग ना विधायिका को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना कार्यपालिका को ट्रेनिंग दे सकते हैं, परंतु हम देश के नागरिकों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग संविधान की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। निःशुल्क हम लोग इस देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो यह अति आवश्यक है कि जो है बच्चे बच्चे को संविधान के विषय में अनिवार्य शिक्षा के रूप में सरकार का कर्तव्य है कि वो संविधान पढ़ाए। यह संवैधानिक ज्ञान अगर जो है सरकार देती है, तो भारत में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, जो संवैधानिक शासन है, उसको पूर्ण रूप से सफल किया जा सकता है और देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 का विश्व गुरु बनाया जा सकता है। तो ये जो स्लाइड है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हर दशा में हमें संविधान पढ़ना चाहिए। एक बात और मैं देखता हूँ कि जो है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी है।
कभी कभी संविधान भी जलाया जाता है। तो जो संविधान की प्रतियां जलाते हैं वो राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं, और उनका उनकी विकृत मानसिकता के कारण वह ऐसा करते हैं। यह एक आपराधिक कृत्य है। और डॉक्टर अंबेडकर जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के प्रतीक हैं, महामानव है, मानवतावादी दृष्टिकोण है, जब उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं तो इससे भी जो है ये उन लोगों की विकृत मानसिकता का पता चलता है। तो अगर एक मूर्ति भारत देश के अंदर किसी जगह पे तोड़ी जाती है तो करोड़ों बाबा साहब की फोटो फेसबुक के माध्यम से पोस्ट की जानी चाहिए प्रतिक्रिया स्वरूप। फेसबुक को करोड़ों बाबा साहब की फोटो से पाट देना चाहिए। एक्शन का रिएक्शन इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि मूर्तियां तो नहीं लगा सकते, परंतु हम फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बाबा साहब की तस्वीरों से फेसबुक को पाट सकते हैं, क्योंकि संविधान का शासन ही शांति को कायम कर सकता है। तो ये एक स्लाइड है। आज हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आर्टिकल 41 के ऊपर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य आहार अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। तो ये जो आर्टिकल 41 है, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 3(1)1977 के माध्यम से स्थापित किया गया, 42 अमेंडमेंट के माध्यम से। और इसमें राज्य के ऊपर यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, यानी जो वर्क है, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य आहार अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। यानी राज्य की यह ड्यूटी है कि कुछ दशाओं में व्यक्ति को काम पाने और शिक्षा पाने के लिए उपबंध करना होगा। आदमी बेकारी की स्थिति में है, जैसे कि
इधर लॉकडाउन हो गया। कोविड-19 के कारण जो है लोग बेकार हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, बेकारी की स्थिति आ गई, या ओल्ड एज आ गई, काफी वृद्ध हो गए, व्यक्ति काफी वृद्ध हो गया है, वह किसी भी प्रकार की अर्निंग को कर नहीं सकता है, अथवा वह बीमार हो गया, बीमारी की अवस्था में, या शरीर की शक्ति बहुत क्षीण हो गई है, या कोई अन्य ऐसी अयोग्यता उत्पन्न हो गई है, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। अब इस दिशा में जब हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये है कि राज्य के ऊपर, क्योंकि राज्य एक कल्याणकारी राज्य होता है और राज्य के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है, देश की जनता ऐसे लोगों को चुन करके भेजती है कि वह उनका कल्याण करे, और राज्य की स्थापना भी कल्याण के लिए ही की गई, सुरक्षा और कल्याण, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और कल्याण करना राज्य का प्रथम कर्तव्य। तो काम पाने के मामले में ऐसी उपबंध, ऐसी विधियां, राज्य ऐसे अधिनियम, ऐसी विधियों का सृजन करेगा जिससे लोगों को काम मिले, लोगों को शिक्षा प्राप्त, इस तरह के कानून बनाएगा, इस तरह की विधियां बनाएगा, लोगों की बेकारी को दूर करने के लिए राज्य के ऊपर यह दायित्व रखा गया है कि आप उपबंध कीजिए, बनाइए ऐसे। ओल्ड एज की बात इसलिए रखी गई है कि मान लो कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके कोई बच्चा नहीं है, या वाइफ की डेथ हो गई है, हस्बैंड है, या हस्बैंड की डेथ हो गई है, वाइफ है, ओल्ड एज हो गई है, वो किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, उनके जीवन को जीने के लिए स्टेट उपबंध बनाए। क्यों बनाए भाई, क्यों बनाए, क्या जरूरत है उसे बनाने की, ये लाइबिलिटी उसके ऊपर कहाँ से आ गई, है ना, ये लाइबिलिटी आ गई आर्टिकल 21 में, साफ साफ लिखा है ना, जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में है, और कोई व्यक्ति अगर जो है ओल्ड एज के कारण काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो मर जाए, क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार दिया है, और जीना ही पड़ेगा, हम मरना भी चाहे तो मर नहीं सकते। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू डाई नहीं। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति डिग्निटी के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए, और अगर वह काम नहीं भी कर पा रहा है तो भी उसके खाने पीने का प्रबंध सरकार करे। दूसरी बात, बीमारियां
किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, एक से एक भयंकर बीमारियां हैं। उन बीमारी की अवस्था में जिसके पास धन है वो अपना इलाज करा ले रहा है, जिसके पास धन नहीं है वो इन बीमारियों का इलाज नहीं कर पा रहा है। तो बीमारी से इलाज के लिए भी राज्य को उपबंध करना होगा, वेदियां बनानी होगी कि जो है, जो निर्धन लोग हैं या जो किन्हीं कारणों से बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए भी समुचित व्यवस्था स्टेट करे। निःशक्तता भी इसी में आती है कि ओल्ड एज नहीं भी है लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है, धन कमाने की स्थिति में नहीं है, कोई काम करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए भी स्टेट को प्रबंध करना। इसके अलावा अन्य बहुत सारी जो भविष्य में व्यक्ति की समस्याएं आ सकती हैं, जिसे हम अयोग्यता कहने के जो है वह उत्पादन के लिए अयोग्य हो जाता है, या उसका स्वास्थ्य जो है या कोई दूसरे कारण अनर्थ हो जाता है, जैसे कि विकलांगता भी बहुत सारी कंडीशन जो है इन फ्यूचर आ सकती है, वो अन्य अनर्थ अभाव की दशा में काउंट की जाएगी। तो ऐसे मामलों में लोक सहायता खाने का अधिकार जो है होगा। अब देखिए कि इसका एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ कि जो विडो हो जाती है, विधवा स्त्री हो जाती है, उनके लिए उनके पास जो है विधवा पेंशन की व्यवस्था की हो। दूसरी तरफ जो ओल्ड एज में आ जाते हैं तो उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है, जो है वह सस्ती से सस्ती होनी चाहिए, और मेरा तो ये मानना है कि देश के विकास के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। तो शिक्षा के मामले में भी जो प्राइमरी स्कूल वगैरह है सरकार, वहाँ पर भी जो है शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। बेकारी को दूर करने के लिए भी जो स्टेट ने प्रोविजन बनाए हुए हैं। बीमारी के लिए भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए स्टेट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो आइडेंटिफाई की गई है और सरकारी अस्पतालों में उनका अलग से लिस्ट बनी हुई है और उनके इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से जो है यह उपबंध करने की जो व्यवस्था की गई है वह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट द्वारा की जाती है। अब ये देखना है कि वो जो की जाती है वो कितनी कारगर होती है। योजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता है। कोई भी योजना जो लंबे समय से चली आ रही है उसकी समीक्षा भी करने की आवश्यकता है कि वह कितनी सफल हुई और उसको और कैसे सफल किया जा सकता है, और अगर वह सफल नहीं हो रही है, विफल हो रही है, तो किन कारणों से विफल हो रही है, कैसे उसको जो सफल किया जाए। यहाँ पर ये जो है समीक्षा का काम भी स्टेट के द्वारा अपेक्षित है। एक केस है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। MC मेहता काफी पॉपुलर नाम है और इन्होंने बहुत सारे केसेस पर्यावरण से संबंधित और अन्य मामलों से संबंधित जो है डाले हैं PIL के माध्यम से। उनमें से एक केस है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, AIR 1997।
सुप्रीम कोर्ट 699 1996, 6 SCC 756 1996, 9 स्केल 42 1996, 8 सुप्रीम कोर्ट 450। इस केस में क्या है कि बच्चों को मौलिक शिक्षा की आवश्यकता अभी निर्धारित किया गया कि हमारे देश के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा ऐसी प्रदान किए बिना देश की तरक्की संभव नहीं। यानी इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की शिक्षा के लिए डिसीजन दिया। अब MC मेहता का जो केस है उसमें उन्होंने डिसीजन दिया है कि बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करे, और स्टेट गवर्नमेंट जो है के पास कितने संसाधन है कि वह स्टेट के समस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। तो इस पर एक मैं स्टोरी बताता हूँ, सिंपल सी स्टोरी है। एक केस आया मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका राज्य। मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका राज्य में मोहिनी जैन ने केस किया था। उसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि शिक्षा देश के समस्त व्यक्तियों को प्रदान की जानी चाहिए, और बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया कि देश के समस्त नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, और राज्य जो है समस्त नागरिकों को शिक्षा प्रदान करे। मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका राज्य में ये डिसीजन आया। अब राज्य तो हो गया परेशान कि भाई जो है देश के मतलब स्टेट या देश के अंदर सभी को शिक्षा प्रदान करनी है, डिसीजन आ गया। तो फिर रिट फाइल हो गई दूसरी, और उसमें एक दूसरा केस उसी के बाद आया कि यूनिक रेशनल वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। राज्य ने ये कर्तव्य कहा कि हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि हम जो है सभी को शिक्षा प्रदान करा सके। वी आर अनेबल टू गिव एजुकेशन टू एवरी इंडियन। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर जो है ये डिसीजन आया कि आप कम से कम बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करो, सबको नहीं कर सकते। मतलब देख, अभी आप लोगों ने देखा था पहले प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी चलता था, आजकल तो उसका सुनने में नहीं आ रहा है। एक वक्त था प्रौढ़ शिक्षा का भी काम चल रहा था, शिक्षा पे बड़ा जोर शोर था, अभी नहीं सुनने में आ रहा है। परंतु उसी दौरान जो है
ये भी आया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपका संसाधन नहीं है तो आप जो है देश के जो बच्चे हैं उनके लिए आप शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। देश की जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है उसको तो शिक्षित करो, क्योंकि अगर जो है आने वाली जनरेशन शिक्षित नहीं होती है तो देश एक वक्त आएगा कि अशिक्षित लोगों का जमावड़ा होगा। तो उस आधार पर आर्टिकल 21A मौलिक अधिकार के अंदर रखा गया और जो है बालकों की शिक्षा का प्रबंध फंडामेंटल राइट्स के रूप में किया। तो ये था कि किस तरह से जो है बच्चों का शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में बदल गया, परंतु अभी जो है वो उसके बाद फिर वो अधिनियम बना है अनिवार्य शिक्षा का, और अनिवार्य शिक्षा में पार्टिसिपेशन का भी मामला फंस गया था कि स्टेट इतना पैसा न खर्च करे और केंद्र इतना पैसा खर्च करे। तो केंद्र का अपना दृष्टिकोण था, स्टेट का अपना दृष्टिकोण था, पार्टिसिपेशन को लेकर के बड़ा असमंजस था। इस तरीके से काफी उसमें भी समस्याएं चलती रही और अभी जो है वो अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो स्टेट नेक्स्ट जो है हम लोग केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 699 1996, 6 SC। इसमें क्या था कि बाल श्रम के प्रतिषेध का विस्तार। इसका जो है जो बाल श्रम है, बच्चों से जो जिन बच्चों के पढ़ने की उम्र होती है, जिनके डेवलप होने का समय होता है, उन बच्चों के ऊपर वर्कलोड आ जाता है। इन्हीं कारणों से जो है बाल श्रम जो है आम बात है। तो बाल श्रम के प्रतिषेध का विस्तार, इसका बहुत व्यापक विस्तार है। यह बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उनको कारखानों खानों तथा खतरनाक उद्योगों में श्रम उनसे श्रम न कराया जाए, उनका शोषण न किया जाए, उनका ऐसे कारखानों से, ऐसी खानों से जो उनके श्रम का शोषण हो रहा है उससे संरक्षण करना है। ऐसे संरक्षण को न केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, बल्कि भारत के संविधान के द्वारा भी इसे प्रोटेक्ट किया गया है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 41 है वह सामाजिक कल्याण की बात करता है। जिनके पास जो काम नहीं है काम की व्यवस्था हो, जिनके पास शिक्षा नहीं है शिक्षा की व्यवस्था हो, और जिनके पास बेकारी है, ओल्ड एज है, उनके जीवन जीने के लिए एक समुचित व्यवस्था की जाए। तो ऐसे भी नियम बनाए गए हैं
कि कोई व्यक्ति जो है किसी भी वार्ड में या गांव में भूख से ना मरे। इतना जो है आर्थिक संसाधन उस एरिया में रखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है भूखा है तो वहाँ की जो प्रधान है या जो एरिया का वो है उसके माध्यम से जो है उस तक पहुँचे, ये जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है। इस तरीके से ये जो है आपका आर्टिकल 14 समाप्त होता है और नेक्स्ट जो है हम लोग वीक में जो है नेक्स्ट आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। मैं ये बात और बताना चाह रहा था कि जो है ये जो एमसी मेहता है, एमसी मेहता ने जो है एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। उस केस में जो है इन्होंने यह बात कही थी कि जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है और जीवन को जीने के लिए हमको भोजन चाहिए, सबसे जरूरी है भोजन। भोजन के साथ साथ हमको चाहिए क्या, इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है दवाइयाँ चाहिए, उसकी व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हमें स्वच्छ पानी चाहिए जीवन को जीने के लिए और हमें स्वच्छ वायु भी चाहिए। तो स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल भी हमारे जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हमारी वायु अशुद्ध होती है और जो है जल अशुद्ध होता है और उसको हम वायु लेते हैं और जल लेते हैं तो हमारा जीवन संकट में आ जाता है। तो देश के जो समस्त नागरिक हैं, अगर वायु प्रदूषित होती है, जल प्रदूषित होता है तो भी लोगों का जीवन संकट में आ जाता है। तो एमसी मेहता ने जो है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के बिग फाइट कि जो है जो पर्यावरण है, हवा है, पानी है, ये जो पृथ्वी पर जिन चीजों से हम लोग घिरे हुए उनकी सुरक्षा, उनका संतुलन बनाए रखा जाए। तो ये कौन बनाएगा, ये संतुलन कौन बनाएगा? गांव के अंदर एक स्त्री चूल्हा जलाती है या कस्बे में एक स्त्री अंगीठी जलाती है या शहर में नगर निगम के द्वारा जो कचरा इकट्ठा होता है उसमें आग लगा दी जाती है। तीनों स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड पैदा होती है जो हवा में जाती है और जो है हवा को विषैला करती है। उस हवा को गरीब आदमी भी लेता है और अमीर आदमी भी लेता है और दोनों का जीवन प्रभावित होता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोका जा सकता है लोगों में जागरूकता फैलाकर। जागरूकता कैसे आएगी? वो आएगी शिक्षा के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनसी मेहता वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पर्यावरण की शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। यानी कि अगर आप जो है अपने बच्चे को नर्सरी में भी डालें तो नर्सरी से जो है उसको पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में, बीएससी में, कोई भी कोर्स हो, एमबीए हो, एलएलबी हो, कोई भी कोर्स हो,
उसमें पर्यावरण होना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि पर्यावरण के विषय में आने वाली जनरेशन जानेगी और फिर वो उसकी सुरक्षा करेगी। इस तरह से पर्यावरण सुरक्षित होगा। अब हम बात ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना लैंडमार्क जजमेंट देते हैं कि अनिवार्य शिक्षा के रूप में पर्यावरण को अच्छे से पढ़ाया जाए, बड़ों बड़ों को पढ़ाया जाए, तो क्या भारत के संविधान को उसी तरीके से अनिवार्य शिक्षा के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता? क्योंकि कानून की अज्ञानता के कारण व्यक्ति का शोषण होता है। जो अज्ञानता है, कानून का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति का शोषण होता है। कभी मेडिकल माल प्रैक्टिस का मामला आता है, कभी प्रोफेशनल एथिक्स का मामला आता है। तो जो व्यक्ति है उसको कानून का ज्ञान नहीं। तो कानून का ज्ञान नहीं तो जो सामने वाला बताएगा वो करना पड़ेगा। तो कानून का ज्ञान न होने के कारण हर आदमी धृतराष्ट्र की तरीके से आंखों पे पट्टी बांध के बोलता है। तो ये जो आंखों पे विधिक अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई है, इसको खोलने के लिए भी जो है अनिवार्य शिक्षा के रूप में भारत के संविधान को तो पढ़ाया जाना चाहिए। यही मेरा कहना है, यही मेरी मांग है। इसी के साथ मैं अपनी बात लेकर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। आज